हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन हमारे डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम की। और आज का सब्जेक्ट है वर्ल्ड हिस्ट्री। तो देखते हैं कितने आंसर्स आपने लिखे हैं, किस तरह से लिखे हैं, कैसे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ये तो आपको पहले से पता ही है। आपको जाना है इस ग्रुप में, टेलीग्राम का ग्रुप है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस अंडरस्कोर प्रैक्टिस ग्रुप, या फिर आप इसको स्कैन करें और पहुंच जाइए यहां पर, जहां पर मिलेगा आपको सारा कंटेंट, जिसके थ्रू आप पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपको मॉडल आंसर मिलेंगे और शाम को होगी उसके ऊपर एक डिस्कशन। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, पहले टॉपिक के साथ, विच इज अबाउट द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन यूरोप एंड द कोलोनाइजेशन ऑफ एशिया वर इंटरकनेक्टेड प्रोसेसेस डिस्कस। अब ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, इट्स अ 10 मार्कर। सो हाउ विल वी अंडरस्टैंड दिस, हाउ विल वी डिस्कस दिस। ये 10 मार्कर्स इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में बात कर रहा है, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अलावा यहां पर कुछ चीजों पर और बातें की जा रही है। किन चीजों पर बात की जा रही है, पहले हम समझेंगे कि इसका कीवर्ड क्या है। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन यूरोप एंड द कॉलोनाइजेशन ऑफ एशिया वर इंटरकनेक्टेड। कैसे इंटरकनेक्टेड थे ये आपको बताना है। अब जब भी इस क्वेश्चन में हम जंप इन करेंगे, हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि भाई व्हेनेवर यू लुक एट एनी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन व्हिच टुक प्लेस इन यूरोप, इसकी वजह से क्या चीजें हुई। ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन इन यूरोप वी सी क्रिएशन ऑफ मेनी थिंग्स। क्या चीजें क्रिएट हुई, क्या चीजें क्रिएट हुई, वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, इसके लिए वहां पर मिल्स आई, जिसकी वजह से क्रिएट हुई डिमांड। डिमांड फॉर व्हाट, डिमांड फॉर कॉटन, ठीक है। यू हैड मास प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन आप कर रहे हो, तो मास प्रोडक्शन के लिए आपको क्या चाहिए, मास प्रोडक्शन के लिए आपको चाहिए, पहली चीज मास प्रोडक्शन के लिए आपको चाहिए रॉ मटेरियल, और दूसरा आपको चाहिए क्या, दूसरा आपको चाहिए मार्केट टू एक्सपोर्ट। प्लस यू नीडेड लेबर टू एक्सप्लॉइट। और ये सब चीजें यूरोप में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चीजें कहां थी, ये चीजें थी एशिया में। तो जैसे जैसे वहां बाकी बाकी कंट्रीज इंडस्ट्रियलाइज होनी शुरू हुई, चाहे पहले ब्रिटेन की बात करें, फिर फ्रांस, जर्मनी, फिर आप बाकी देशों की बात करते हैं, उसी प्रकार से वहां पर डिमांड बढ़ती चली गई कि भाई हमें और कंट्रीज अंडरस्टूड करनी है और प्रोसेस पे कब्जा करना है। इस तरह चीजें पुश होती चली गई, और उस पुश होने की वजह से, इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने की वजह से यूरोप में कॉलोनाइजेशन यूरोप से बढ़ के एशिया की तरफ आया, जहां पर आपको एक रेस लग गई टू एक्वायर टेरिटरी। क्योंकि आप टेरिटरी एक्वायर करेंगे, कॉलोनी एक्वायर करेंगे, तो क्या होगा, उससे हमें मिलेगा ढेर सारा रॉ मटेरियल, प्लस मार्केट, प्लस अपनी चीजों के लिए एक बेस। और उसके बाद एक रेस स्टार्ट हो गई, एक वॉर स्टार्ट होगी टू कंट्रोल एंड कंटेन एज मेनी प्लेसेस एज पॉसिबल। जितनी जगह हो सके उतने पे कब्जा हमको करना है। ये कोशिशें स्टार्ट हुई, इसी वजह से यू सी दैट जो इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोप में हो रहा है, उसकी वजह से ये पूरी की पूरी चीजें हो रही हैं, ठीक है। दिस इज वन थिंग। अब इसी को हम समझते हैं थोड़ा सा कि ये वैसे आज का बेस्ट आंसर है जो आपको खुराफाती ने लिखा है। इन्होंने इस क्वेश्चन में, मैं इसके ऊपर बाद में आता हूं, पहले अभी क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद आएंगे इसके ऊपर। कि पहला क्वेश्चन था इंडस्ट्रियलाइजेशन इन यूरोप एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ एशिया वर इंटरकनेक्टेड प्रोसेसेस। अब देखो, जब भी इस टॉपिक को आप देखो, ये क्वेश्चन है 150 वर्ड्स का। सो यू नीड टू फॉलो अ प्रोसेस, जहां पर आपका एक इंट्रो होगा, इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। इन तीनों चीजों को आप देखो, तो बॉडी में आप पहले लिखोगे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू होने की वजह से कैसे रेस फॉर कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हुआ था। So you can add certain examples that from the requirement of cotton from the mills of Lancashire, ठीक है, to the demand of markets to sell it to, and to gain as much advantage over Asian economies, and to outcompete each other, outcompete the other countries in Europe, to push their own narrative, push their own market, push their own territories, push their own colonial expansion. These things have ensured that Asia was occupied by the European countries so that they can get the advantage. अब यहां पर आप इंट्रो में you have around 40 words to write, तो वो आपको इसी स्पेस में लिखना पड़ेगा, जहां पर आप मेंशन क्या क्या कर सकते हो, एग्जांपल्स,
एटलीस्ट वन, और कैसे इंटरकनेक्टेड है? डिमांड एंड सप्लाई ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन इन यूरोप was supported, coordinated and impacted by colonization of Asia। वो आपने इंट्रो में लिख दिया, तो उसके बाद आप बॉडी में एक्सप्लेन कर सकते हो कि कैसे वो एक्सपेंशन हुआ। अब बॉडी में आपको यहां पर एक्सटेंसिव तरीके से डिस्कस करनी है एक एक चीज कि कैसे वो एक्सटेंशन हुआ था, जिसमें आप बात कर सकते हो कंट्रीज एग्जांपल्स के साथ, प्लस रेस फॉर कॉलोनीज, और इसकी वजह से कैसे एट द प्राइस ऑफ एशियन कॉलोनीज एंड देयर इकोनॉमी द यूरोपियन कंट्रीज इंक्रीज देयर प्रोडक्शन। जिसमें आप एग्जांपल मुख्य रूप से क्या डालोगे भाई? कैसे आप देखो तो एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाए गए और वहां उनके गुड्स को फ्री एक्सेस दिया गया। ये एग्जांपल आप यहां क्लियरली मेंशन कर सकते हो। अब जब आप देखोगे मॉडल आंसर की तरफ, तो यहां क्या डिस्कशन हुई है? यहां आप देखोगे कि हाउ डू यू सी इट, द इंटरकनेक्टेडनेस कैसे हो रखा भाई? रॉ मटेरियल, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, ओपीएम फार्मिंग बंगाल में होगी तो ब्रिटेन के साथ ट्रीटेड होगा। इंडिगो जबरदस्ती उगाया जा रहा है यहाँ के लोगों के द्वारा, स्पाइसेस उगाई जा रही है। टेक्सटाइल मिल को इंडियन कॉटन चाहिए, जिससे वो और ज्यादा यहाँ पर कॉटन ग्रो करने लग गए। मोनोकल्चर इंडिया में पुश हुआ ताकि जो डिमांड्स हैं यूरोपियन मार्केट्स की वो पूरी हो सके। तो ये चीजें जो आप यहां देख रहे हैं एग्जांपल है कि कैसे एशिया के कारण और एशिया पे दबाव बना के यूरोप में डिमांड्स पूरी होनी स्टार्ट हुई। यहीं पर आप देखो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रही है कॉलोनीज में, जो इन्वेस्टमेंट हो रही थी जैसे रेलवेज की, नॉट टू हेल्प द कॉलोनीज बट टू पुश द प्रोडक्शन एंड पुश द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम द कॉलोनीज टू द कंट्रीज ऑफ देयर, और जैसे यूरोप में। फिर श्रीलंका का प्लांटेशन रेलवे सिस्टम है जो बनाया गया ताकि चाय को तुरंत मूव किया जा सके। इंडिया में रेलवेज बनाई गई ताकि रॉ मटेरियल को पोर्ट्स से ले जाया जा सके यूरोप के लिए, ब्रिटेन के लिए, जहां से ब्रिटेन फिर रॉ मटेरियल से फाइनल गुड्स बना के उन्हें बेचेंगे। किसको? तो बेचेंगे दोबारा इंडिया के ही लोगों को। तो वो एक स्ट्रक्चर आपको दिखने लग गया है। डिमांड भी यहीं से आएगी, सप्लाई भी यहीं से आएगा। तो वो वजह थी, और इसी की वजह से हो ये रहा था कि एक्सपोर्ट मार्केट का एक्सपेंशन भी हो रहा था और ट्रेड रूट को कंट्रोल करने की लड़ाई हो रही थी। इसके लिए आप देखते हो स्ट्रेट ऑफ मलक्का की बात करें या सिंगापुर पे कंट्रोल की बात करें, ये लगातार कोशिशें क्यों हो रही थी? इन कोशिशों के पीछे कारण यही था कि इन कोशिशों के थ्रू कोशिश ये थी कि भाई हमारा मार्केट, हमारी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में जो हमें फायदा हुआ है वो हमेशा बना रहे, उसको कोई हैम्पर ना करे, उस पर कभी आंच ना आए, और हम जितना ज्यादा हो सके मार्केट पे अपना एक्सपेंशन करते चले जाएं। जिसकी वजह से वो रेस स्टार्ट हुई। उस रेस की वजह से वहां पर और कंट्रीज धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइज हुई, चाहे डच हो चाहे जर्मन हो। जर्मन सबसे लेट आए थे इसमें, और क्योंकि वो लेट आए तो उन्होंने और ज्यादा उत्पात मचाया। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 की वजह भी एक ये थी कि कॉलोनीज और कॉलोनियल एक्सपेंशन उसका एक कोर रीजन था। तो इन कारणों से आप देख रहे हो ये बदलाव या ये तबाही मचती हुई हमें दिखी थी। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पे आते हैं। इवेल्युएट द आर्गुमेंट that the legacy of imperialism continues to hinder Africa's post-colonial progress। अब देखिए सवाल यहां पर पहले क्या है, कीवर्ड पे आता है। कीवर्ड कह रहा है इवेल्युएट करने कह रहा है, तो हम क्या देखेंगे? क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं, क्या रियलिटी है इसके पीछे, किस चीज को इवेल्युएट करने कह रहा है? एक आर्ग्यूमेंट है कि द लेगेसी ऑफ इंपेरियलिज्म की वजह से ही अभी भी अफ्रीका में कॉलोनियल प्रोग्रेस, उसके बाद भी जब वो कॉलोनीज उनकी आजाद हुई तब भी आगे नहीं हो पा रही है। तो इसके पीछे क्या रोल है? तो याद रखो क्या लेगेसी थी इंपेरियलिज्म की, पहले आपको ये एक्सप्लेन करना है इंट्रो में ही। बॉडी में आप लिखोगे भाई कैसे वो अभी भी इंपैक्ट कर रहा है ब्रिटेन अफ्रीका की कंट्रीज को या नहीं कर रहा है, एंड फाइनली यू कंक्लूड बाय गिविंग अ फाइनल स्टेटमेंट। ये कोर आपका एजेंडा यहां पर होना चाहिए। तो जरा इसको देखते हैं एक बार बड़े आराम से। सो इन इंट्रो, व्हाट कुड बी द लेगेसी ऑफ इंपेरियलिज्म? The legacy of imperialism in Africa is not just about creating artificial borders जो टेबल पे बैठ के बनाई गई थी। इसके अलावा the key legacy of imperialism in Africa was there was utilization or exploitation of each and every resource in Africa, even exploitation of labor, slave trade, to push the industrialization in Europe, to use and extract each and every resource to help further corner the capital or corner the resources from Africa
to Europe. That is the imperial legacy. Now we come to the body. एक बार इंट्रोडक्शन सेट हो गया कि कैसे अभी हो रहा है, या फिर आप एक चीज और कर सकते हो, इंट्रो एग्जाम्पल दे सकते हो कि कैसे फ्रॉम सूडान टू कॉन्गो we can witness that how even presently there remains a consistent race to acquire as many resources as possible, which causes immense problem within the country. जिसमें आप एग्जांपल के तौर पे लिख दोगे सिविल वॉर एंड द कॉन्फ्लिक्ट इन लेट्स से in Congo and in Sudan, led by the multinational countries situated in Europe and other countries across the globe to gain or to extract as much cobalt or copper, has led to division within the African societies, where they have been arming different factions, leading to conflict in Africa, which is the outcome of the legacy of imperialism. इनमें से कुछ भी आप लिख सकते हो in intro and in the body, then you will start कि क्या कहानी है, क्या चीजें हो रही हैं. अब देखो, इसको आपको IR से जोड़ना है. वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको अक्सर चीजें ऐसी हैं जो IR से जुड़ के पूछी जा रही हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि भाई अभी कैसे पोस्ट कॉलोनियल प्रोग्रेस को रोक रही है. तो यहां पर आपको कुछ प्रोमिनेंट नाम है. घाना की आप बात कर लो, आप कोंगो की बात कर लो, आप कीनिया की बात कर लो, आप इथियोपिया की बात कर लो. इन सभी कंट्रीज में भयंकर रिसोर्सेज हैं, बट द रिसोर्सेज जहां जहां है, और इसके अलावा एक और नाम आप लिख सकते हो, नाइजीरिया लिख लो, यहां भी तेल वेल मिलते हैं ढेर सारे. तो इन सभी कंट्रीज में क्या है, व्हाट वी आर विटनेसिंग इज, वी आर विटनेसिंग कर्स ऑफ रिसोर्स. क्या है भाई कर्स ऑफ रिसोर्स? जितना प्रयास कर लो उसके बावजूद संसाधनों को लेकर एक बहुत मौत का आलम बना हुआ है. रिसोर्सेज जो हैं वो पूरे ही नहीं पड़ रहे हैं. रिसोर्सेज मांगते, जितने रिसोर्सेज हो रहे हैं उतने विभाजन सोसाइटी में हो रहा है. क्यों हो रहा है ऐसा? Why they are so much divided? Why there is so much of conflict in this region? The reason behind this conflict is कि जो यूरोपियन कंपनीज हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो दोनों तरफ के लोगों को आर्म देती है, हथियार देती है, उनके बीच में झगड़े और युद्ध को बढ़ावा देती है ताकि इवेंचुअली फायदा उनको हो सके. So that is why what we are witnessing in Africa right now is a curse of resource. जहां पर रिसोर्स है, कोबाल्ट है, लिथियम है, जिसको यूज कर करके बड़ी बड़ी लोग बिलियनियर बन गए यूरोप में और इवन एशिया में. अब आप देख लो, चाइना इंडिया में भी कुछ है, तो वो सब बिलियनियर बन गए. लेकिन बेचारे कौन दुखी हैं? दुखी हैं अफ्रीकन, जहां पर वो रिसोर्सेज मिले. अब वहां हो ये रहा है कि हर कंपनी अपने लिए इंश्योर करना चाहती है कि हमको कोबाल्ट मिले, हमको लिथियम मिले, और वो इंश्योर करने के लिए वहां के लोगों में वो फूट डालते हैं. तो वर्ल्ड हिस्ट्री का आप लेगेसी देखो, तो लेगेसी क्या थी इंपेरियलिज्म की? कि यहां पर लेगेसी थी मेजरली रिसोर्स कंपटीशन. Resource competition was the major legacy. Not only this, there was a consistent demand for resource exploitation. और वो चीजें आज भी होती दिख रही हैं. आप बॉडी में लिखोगे भाई कैसे भी, और जो एग्जाम्पल है उसको प्लेस करोगे. हम मॉडल आंसर में देखें तो वही कहानी है, कैसे इकोनॉमिक डिपेंडेंस, पॉलिटिकल फ्रेजिलिटी, सोशल फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, और कैसे कॉलोनियल रूल के बंद होने के बावजूद आज अफ्रीकन कंट्रीज बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, चाहे डेट, कॉन्फ्लिक्ट या अंडर डेवलपमेंट की बात करें. सब बहुत मात्रा में वहां देखने को मिल रहा है. व्हाई इट इज हैपनिंग? इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द सेम कंसर्न. अब यहां बॉडी पे बात कर लेते हैं. क्या है प्रॉब्लम? लेगेसी ऑफ इंपीरियलिज्म एज हिंड्रेंस इन अफ्रीका पोस्ट कॉलोनियल प्रोग्रेस. एग्जांपल, आर्टिफिशियल पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है. चाहे आप इथियोपिया का एग्जांपल ले लो, चाहे आप कोंगो का एग्जांपल ले लो, चाहे आप सूडान का एग्जांपल ले लो, जहां पर जमकर ये झमेला है, जमकर ये परेशानी है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स है. आप इसमें रवांडा की बात कर लो, नॉर्थ किवू, साउथ किवू का कॉन्सेप्ट देख लो. ये सब कॉलोनियल एरा जो एथनिक हायरार्की थी, इसके कारण ही हो रहा है. एक्सप्लॉइटेटिव इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स है. नाइजीरिया ऑयल डिपेंडेंट है, जबकि जाम्बिया की इकोनॉमी जो है वो कॉपर एक्सपोर्ट्स पे चल रही है. मतलब पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है डिपेंडेंट है ऑन सर्टेन थिंग्स बीइंग एक्सपोर्टेड. टू हुम? टू यूरोपियन कंट्रीज. इकोनॉमिक सब्जुगेशन एंड डेट ट्रैप, जैसे घाना में हुआ, जहां पर घाना और केनिया में तो खास बात यह थी कि इन देशों में क्या हुआ, जब ये
नई नई कॉलोनीज इंडिपेंडेंट हुई तो इन्होंने कुछ अपने ऐसे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए कि भाई डोमेस्टिक पॉलिसीज को ग्रो करना है, डोमेस्टिक पेंशन्स आएंगी, सोशल सेक्टर ग्रो करेंगे। लेकिन हुआ ये कि उसके बदले में इनको धक्का लगा कि नहीं ये सब मत करो, आईएमएफ लोन नहीं देगा, वरना उल्टा इनको सोशल स्ट्रक्चर ऐसा डेवलप नहीं करने दिया जा सका जिसकी वजह से चीजों को बेहतर कर पाए। एंड ड्यू टू दैट दे वर कॉट कि भाई अब क्या करें, अब तो हम फंस गए। तो इसी वजह से यहां पर एक बहुत बड़ी दिक्कत आ गई थी। इंफ्रास्ट्रक्चर बना, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना था वो केवल कॉलोनीज को सपोर्ट करने के लिए था। चाहे आप अंगोला की बात करो या डीआरसी या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की बात करो, इन सभी देशों में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना वो किसके लिए बना? वो बना वहां के लोगों के लिए। सो इट्स अ बिग कंसर्न। सिमिलरली और क्या कारण थे? पोस्ट इंडिपेंडेंस फेलियर्स गवर्नेंस के, ग्लोबलाइजेशन और न्यू इंपेरियलिज्म, कोल्ड वॉर इंटरफेरेंस, प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स और एंगोला की सिविल वॉर हो गई। रिसर्च कॉर्स की बात कर लो, नाइजीरिया में ऑयल की वजह से पैसा आया है लेकिन कुछ लोगों के पास आया है, मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज आर स्टिल इन प्रॉब्लम। तो ये एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जितने एग्जाम्पल आप लिख नहीं सकते। आपके पास ऑप्शन है 4 से 5 एग्जाम्पल लिखने का, इसमें आप कॉन्गो, अंगोला, जाम्बिया, नाइजीरिया का एग्जाम्पल ले सकते हो, दिखा सकते हो कैसे रिसोर्स कॉम्पिटिशन, द ग्रीड एंड द ऑफ इकोनॉमीज ऑफ द वेस्ट, इनकी वजह से चीजें पुश हो रही हैं, जिसके कारण ये सारी दिक्कतें हमें यहां देखने को मिल रही हैं। आगे बढ़ते हैं। रशियन रेवोल्यूशन वाज बोथ अ रिजल्ट ऑफ आइडियोलॉजिकल कन्वेंशन एंड सोशियो पॉलिटिकल chaos। एग्जामिन। अब देखिए यहां पर क्या है भाई, रशियन रेवोल्यूशन क्यों हुआ था, इसके पीछे बोला गया है, एग्जामिन करने हमें कहा गया है। रिजल्ट ऑफ आइडियोलॉजिकल कन्वेंशन एंड सोशियो पॉलिटिकल chaos। तो बिल्कुल ऐसा था। आइडियोलॉजिकल रीजन क्या था? मार्क्सिज्म, लेनिज्म, इसकी वजह से चीजें हुई थी। और सोशियो पॉलिटिकल क्या था कि उस समय में किसानों को उनका हक नहीं मिल रहा था, जो उनके फौजी थे, फौज वो विद्रोह में आ चुकी थी। वो पूरा एक ऐसा सिस्टम क्रिएट हो गया था जहां पर कॉन्फ्लिक्ट ही कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, जिसके कारण यहां एक डिस्प्यूट सा स्टार्ट हो गया था। तो क्या वजह थी इसके पीछे? सबसे पहले इन्फ्लुएंस ऑफ मार्क्सिस्ट थॉट। लेनिन की अप्रैल थीसिस की बात कर लो, जो आइडियोलॉजिकल डायरेक्शन दे रही थी। लीडरशिप ऑफ लेनिन, बोल्शेविक, रेवोल्यूशनरी स्लोगन्स की बात कर लो, एंटी कैपिटलिस्ट जो अप्रोच थी उसकी बात कर लो, या आप बात कर लो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो जियोपॉलिटिक्स शेप हो रही थी, उसकी वजह से रशिया में एक आइडियोलॉजिकल रीजन मिला कि रशियन रेवोल्यूशन क्यों होना चाहिए, कि अमीर अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब दुखी हो गए। तो इस वजह से देवर द आइडियोलॉजिकल रीजन फ्रॉम लेनिन, मार्क्स, ट्रॉट्स्की, हालांकि बाद में आया ट्रॉट्स्की, इन सभी कारणों के से उनको मिला एक आइडियोलॉजिकल रीजन टू पुश रशियन रेवोल्यूशन, जिससे रशियन रेवोल्यूशन पुश हुआ। लेकिन आप यहां सारे एग्जांपल नहीं लिख सकते। 3-4 एग्जांपल लिखने के बाद आपको एक और क्वेश्चन में पार्ट में पहुंचना होगा, विच इज योर सोशियो पॉलिटिकल केओस। यहां पर सोशियो पॉलिटिकल केओस क्यों हुआ था? क्योंकि यहां पर केक के बदले में गोली मिल रही थी। जार जो यहां के रूलर्स थे, उनका ऐसा सिस्टम था कि वो बहुत ज्यादा सब्जुगेटिव थे, उनकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई थी, अर्बन प्रोटेस्ट हो रहे थे, आर्मी का डिसिप्लिन टूट गया था, जो गवर्नमेंट थी वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। इन कारणों से दे वर नॉट एबल टू एट ऑल सस्टेन और टू सस्टेन द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से और विद्रोह हुआ, विद्रोह होता चला गया, युद्ध स्टार्ट हो गया। किसके बीच में? बोल्शेविक्स, और एक विद्रोह हो गया आम जनता का, पहले जार के खिलाफ, उसके बाद बोल्शेविक मेंशेविक क्रांति, बोल्शेविक मेंशेविक की लड़ाई। तो वो सब चीजें आपको याद रखनी है और फिर आप कंक्लूजन इसको इस तरह से दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आए, द सेकंड वर्ल्ड वॉर रीडिफाइंड ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर्स एंड क्रिएटेड द आर्किटेक्चर फॉर ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। सेकंड वर्ल्ड वॉर की वजह से ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर रीडिफाइन हुआ और एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट हुआ। डिस्कस करिए। पहली बात, 2 चीजें यहां पर हैं, कैसे ये पावर स्ट्रक्चर रीडिफाइन हुए? क्योंकि द ओल्ड पावर्स डाइड डाउन, उनकी शक्तियां खत्म हो गई और नई वर्ल्ड ऑर्डर बना, जिसमें कि आपके पास न्यू सुपर पावर्स जैसे यूएसए एंड रशिया और यूएसएसआर इमर्ज्ड एज न्यू सुपर पावर्स। तो इसमें आपको जो ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर है वो लिखना है, प्लस कैसे उसकी वजह से नया सिस्टम शेप अप करता है, जिसमें आपको नया इकोनॉमिक ऑर्डर दिखना है। जैसे न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर आ गया, ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन आ गए, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूएन का महत्व बढ़ गया, यूएन स्टैब्लिश हुआ, यूएन का महत्व बढ़ा और ग्लोबल फाइनेंस का रोल बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो आपको पहले इंट्रोडक्शन में लिखना है कि हाँ इन्होंने रोल प्ले किया, नॉट जस्ट दे डिसमेंटल्ड द कॉलोनियल एम्पायर, जहां पर न सिर्फ कॉलोनीज का अंत हुआ बल्कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट हुआ। अब इसकी वजह से कैसे नया इनोवेशन आया वो सब देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पावर स्ट्रक्चर थ्रू वर्ल्ड वॉर 2, स्टार्ट ऑफ डीकोलाइजेशन विद इन एशिया एंड अफ्रीका। क्या चीजें हो रही है यहाँ पर? एक नया चेंज हमें देखने को मिल रहा है। क्या चेंज देखने को मिल रहा है? यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि इंडिया, इंडोनेशिया, घाना, ये सारी इंडिपेंडेंट हुई, डीकोलाइजेशन हुआ, यहाँ नई नई आर्मीज खड़ी हुई। दूसरी तरफ इमरजेंस ऑफ बाइपोलैरिटी एंड कोल्ड वॉर। तीसरा न्यूक्लियर डेटरेंस एंड आर्म्स रेस, चाहे पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट की बात करें,
या डेटरेंस थ्योरी की बात करें, वो सब होता है इसी पीरियड में, जहां पर न्यूक्लियर पावर्स कुछ देशों के पास आ जाती हैं, कुछ देशों के पास नहीं रहती है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं प्रोलिफरेशन भी एक ऐसा है जहां पर इक्वालिटी नहीं है, जहां कुछ लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है, कुछ को नहीं, जिसका विरोध इंडिया करता है। फिर आप नेटो और ब्लॉक पॉलिटिक्स की बात कर लो, फिर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात करो तो ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन हो गया, यूएन बन गया, ह्यूमन राइट डिक्लेयर हो गया, मार्शल प्लान आया, जहां यूरोप को रीऑर्डर किया गया, और जो ट्रेडिशनल पावर्स थी, चाहे वो ब्रिटेन हो या फ्रांस हो या जर्मनी हो, दे लॉस्ट देयर मिलिट्री एज, दे लॉस्ट द स्ट्रेटेजिक एडवांटेज दे हैड। उसके बदले में हमें एक नया स्ट्रक्चर देखने को मिला विच शोकेसेस द इवॉल्विंग चेंजेस इन द वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है, ये बात होगी इस क्वेश्चन की। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सा क्वेश्चन था, नॉट मच टू डिस्कस इन दिस। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट question, which is about highlight the role of British mercantilist policies in shaping the economic foundations of American Revolution. Were they the only cause of the colonial break from Britain? जरा इसको पढ़ते हैं एक बार। Highlight the role of British mercantilist policies in shaping the economic foundation of American Revolution. Were they the only cause of colonial break from Britain? पहली बात, mercantilist policies कैसे शेप करती हैं इकोनॉमिक फाउंडेशंस को। सबसे पहली बात, ब्रिटिश जो पॉलिसीज थी, मर्केंटलिस्ट पॉलिसीज किसे कहते हैं? किस चीज को पुश करते हैं? जहां पर आप ऐसी कोशिश करते हैं कि आपका मार्केट, आपके गुड्स को पुश किया जाए, दूसरे के गुड्स को कम किया जाए, आप अपने आप को पुश करो। इकोनॉमिक फाउंडेशन ऐसा बनाओ जहां कॉलोनीज जो है उनकी मार्केट डिस्टर्ब हो जाए, हमारा सारा सामान बिके। उसकी वजह से कैसे ये चीजें बदली और कैसे उससे अमेरिकन रेवोल्यूशन शेप हुआ। तो क्योंकि अमेरिका ने क्या किया था, वहां के लोग चाहते थे व्यापार करना, ब्रिटेन के लोग चाहते थे कि हमारा ही मार्केट एक्सपेंड हो, हमारे ही गुड्स बिके। इस वजह से एक डिवाइड देखने को मिली। इसकी वजह से वहां पर एक सेंटिमेंट बढ़ा जिसकी वजह से ब्रिटेन से इनका कॉलोनियल फिर ब्रेक देखने को मिलता। पर क्या वो इकलौती कॉज थी? नहीं। तो यानी इस क्वेश्चन में हमें मर्केंटलिस्ट पॉलिसीज का रोल तो लिखना ही लिखना है, और जो और कारण है, क्योंकि हमें पता है कि केवल वही एक कारण नहीं है, बाकी कारणों का भी वहां पर पॉइंट लिखना है, इसका ध्यान हमें देना है। सो अगर हम देखें सवाल में, तो मर्केंटलिज्म क्या होता है? जहां पर जो मदर कंट्री के रॉ मटेरियल्स हैं वो कॉलोनीज के मटेरियल को एक्सप्लॉइट करते हैं और अपने व्यापार को बढ़ाते हैं। इकोनॉमिक टैक्स पॉलिसी ऐसी रखते हैं जिनसे कि जो कॉलोनीज हैं उनका मार्केट बढ़ ही ना सके। इसमें अगर हम गौर करें, अमेरिकन रेवोल्यूशन की बात करें, तो ये एक ऐसा इवेंट था जो कि डीप सीटेड ग्रीवेंस जिसकी वजह से हुआ था। ऐसी मर्केंटलिस्ट पॉलिसीज आई थी जिसकी वजह से कॉलोनियल रीसेंटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया था, और एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल आइडेंटिटी बेस्ड फैक्टर्स बने थे जो इकोनॉमिक्स के बियॉन्ड गए थे। यानी इस मर्केंटलिज्म की वजह से कई ऐसे कारण थे, कई ऐसी चीजें थी जिन्होंने शेप किया था। जैसे उनका एक बेसिक मोटो था, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। अगर हमारे लोगों की हक की बात ही आप नहीं करोगे तो टैक्स किस बात का ले रहे हो? सो दैट वाज अ की रीजन व्हाई वी सॉ दिस डिवाइड। तो यहां पर क्या देखने को मिलता है? पहला, ट्रेड रिस्ट्रिक्शन बढ़ा दी इन्होंने, और एक नेविगेशन एक्ट लगा दिया था, नेविगेशन एक्ट्स, ताकि वो जो कंपनीज है वहां वो केवल ब्रिटेन के साथ ही व्यापार कर सकती, कहीं और जा नहीं सकती। ये एक मेजर समस्या उनके लिए खड़ी हो गई थी। तो ये समस्या की वजह से देवर इन अ पोजिशन जहां उनको पता नहीं था कि वो क्या करें ना करें, फंस गए थे वो। ठीक है। दूसरा, ड्यूटीज टैक्सेस बढ़ा दिए, 3 पेंस पर गैलन लगा दिया था मोलेस के ऊपर, और मोनोपोलीज बढ़ गई थी। करेंसी एक्ट, फाइनेंशियल कंट्रोल की आप बात कर लो, रेट्स ऑफ असिस्टेंस एंड ट्रेड रेगुलेशन स्टार्ट कर दी थी, जिससे ब्रिटिश ऑफिशियल्स को सर्च एंड सीजर का पावर मिलता था, वो जो चाहे वो कर सकते थे। इन सभी चीजों की वजह से उनको एक ऐसी पावर मिली जो उनको बहुत बेहतर सिचुएशन में खड़ा करता था। तो इस कारणवश हम देखते हैं कि जब भी ये सिचुएशन खड़ी होती है, जब भी यहां पर डिमांड होती है, तो वहां पर एक ऐसी इकोनॉमी खड़ी हो रही थी जिसके तहत कि अमेरिकन इकोनॉमी ब्रिटेन के ऊपर निर्भर हो जाए, वो कभी इंडिपेंडेंटली एक्ट कर ही ना सके। ये कुछ चीजें, इसी में जुड़ी हुई कुछ और चीजें भी हैं, जैसे कुछ और चैलेंजेस, क्या कॉजेस इसके पीछे आए थे। पहला, आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस ऑफ एनलाइटनमेंट थिंकर्स। नेचुरल राइट्स के ऊपर काम स्टार्ट हुआ, सोवरेनिटी ने पॉलिटिकल थॉट को रीशेप किया। यानी यहां पर हम जॉन लॉक की थ्योरी को देखते हैं, कंसेंट बेस्ड गवर्नेंस। इसके पीछे एक कारण और था। देखो, हो ये रहा था कि जो अमेरिकन लोग थे, ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन, जो उनकी ट्रेड पॉलिसीज थी वो कुछ ऐसी थी जो डिपेंडेंट थी, जो रिस्ट्रिक्ट की गई, और बदले में किसको प्रमोट किया गया?
बदले में प्रमोट किया गया किसी और कंपनी को, किसी और सेक्टर को। यानी किसको पुश किया गया? पुश किया गया था, प्राइमरीली पुश किया गया था किसको बताइए? ब्रिटिश इंटरेस्ट को। लेकिन ब्रिटिश आइडियोलॉजी जो थी उस समय की, वो बात करती थी कि हमें चीजों को और आगे लेके जाना चाहिए, फ्री मार्केट होना चाहिए, फ्री मार्केट के ये फायदे हैं, ये नुकसान है। तो भाई एक तरफ अच्छी अच्छी बात है और काम कुछ और। तो इसकी वजह से वहां पर एक विरोधाभास भी खड़ा हो गया था, जहां बहुत सारे वर्ग इसका विरोध कर रहा था। एनलाइटनमेंट थिंकर्स की जो बातें थी, जो जो उनसे इंस्पायर जो लोग वहां के ब्रिटिश हुए थे, ब्रिटिश थिंकर्स से जो अमेरिकन हुए थे, उसकी वजह से भी एक विरोध था। और एक कारण तो ये कि वैचारिक रूप से वो देख रहे हैं कि आप बात कुछ और कर रहे हो लेकिन यहाँ प्रैक्टिस कुछ और हो रहा है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम दे वांटेड सम सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल ऑटोनॉमी, जो उनको नहीं मिल रही थी। उनको जो लगातार एक स्ट्रेंथ चाहिए थी कि भाई हमारा सप्रेशन हो रहा है, हमारे पास इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, हमारे पास रिलीजियस और सोशल फ्रीडम भी होनी चाहिए। ध्यान रखिए, जो लोग अमेरिका आए थे ब्रिटेन से, वो मेजरली वही थे जो प्रोटेस्टेंट लोग थे। तो प्रोटेस्टेंट इथिक की बात आती है, तो वहां पर उनको लग रहा था कि नहीं, हमें एक अलग स्ट्रक्चर अपना लेके जाना है। फिर रिकॉन्सिलिएशन एफर्ट्स जो थे यहाँ पे वो सारे फेल हो गए थे। इन कारणों से आप देख रहे हो कि लगातार एक बदलाव की स्थिति यहाँ पर बन रही थी। इसकी वजह से केवल वो एक कारण नहीं था, और भी कारण थे, बस उसके बारे में आपको फोकस ज्यादा करना है, रिच और एग्जाम्पल देने हैं। क्या एग्जाम्पल देने हैं वो हमने यहाँ देखा ऑलरेडी। यानी यहाँ आपको मेंशन करना है कि कैसे आप वुल एक्ट की बात करो, आयरन एक्ट की बात करो, जिसने लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे एक तरह की रोक लगा रखी थी। आप करेंसी एक्ट की बात करो, भाई केवल लोकल करेंसी में काम नहीं होगा, ब्रिटेन का कंट्रोल ज्यादा रहेगा। बॉस्टन टी पार्टी की बात कर लो, टी एक्ट की बात कर लो। ये कुछ ऐसे एक्ट हैं जिन एक्ट्स का आप एग्जाम्पल क्लियरली अपने आंसर्स में लिख सकते हो कि जिसके थ्रू वो अपनी मर्केंटलिस्ट पॉलिसीज को पुश कर रहे थे, जिससे कि केवल अमेरिका का इंटरेस्ट आगे जा रहा था। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पर आते हैं। डिस्कस द सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट लेड to the French Revolution and analyze the impact of French society. Social and economic factors that led to French Revolution and analyze its impact on French society. फ्रेंच रेवोल्यूशन कब शुरू हुआ? 1789 में। इसकी वजह से क्या हुआ? सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज जो थी उसकी वजह से रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। उसने वहां के राजतंत्र को खत्म किया एक तरह से, लेकिन हालांकि उसके बाद कुछ परमानेंट इंपैक्ट तो नहीं हुआ, पर चलो कुछ तो बदलाव हुए थे। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? डिस्कस द सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट लेड टू फ्रेंच रेवोल्यूशन, एनालाइज इट्स इंपैक्ट ऑन फ्रेंच सोसाइटी। तो क्या सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स थे? तो पहले देखो, आपको लिखना पड़ेगा कि भाई सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज की वजह से ही मेजरली फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था। इसके पीछे क्या सोशल फैक्टर्स थे? देखो, सबसे बड़ी बात थी सोशली फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 प्राइमरी क्लासेस। जो सबसे नीचे की क्लास थी केवल वही टैक्स भरती थी और बाकी लोग टैक्स भरते नहीं थे। टैक्स भी उन्हें 2-3 जगह भरना होता था। चर्च को अलग टैक्स देना है, राजाओं को अलग टैक्स देना है, और क्लास इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से दे हैड इमेंस डिससैटिस्फैक्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वाज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूडल ऑब्लिगेशंस। पेजेंट को फ्यूडल काम भी करने हैं, वो और गरीबी में और फंस रहे हैं, उनको चर्च को भी पैसा देना है। बर्जुआजी जो थे उनके एस्पिरेशंस बहुत ज्यादा थे, वो चाहते थे कि और ज्यादा वो अपने आप को एक्सटेंड करें, उनकी पावर बढ़े। उनकी पावर बढ़ेगी व्यापार के थ्रू। वो टकराव में आ गए थे एरिस्टोक्रेसी के साथ, जो अगेन एक बॉडी थी। तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट लगातार इन ग्रुप्स के बीच में बना हुआ था, जिसके कारण यूसी फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था और टैक्स बर्डन बढ़ा हुआ था। सोशल फैक्टर्स में याद रखना कि चर्च का भी प्रभुत्व बहुत ज्यादा हो गया था, लोग उससे भी थक चुके थे। डेट, फाइनेंशियल स्ट्रेन, खेती में पुअर हार्वेस्ट, फेमाइन आ गए थे, और इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट इतना हुआ था कि करप्शन की वजह से लोग परेशान हो चुके थे। टेल, गैबल, ऐसे ऐसे टैक्सेस जोड़ दिए गए थे, जिसके कारण वहां की पूरी जो जनसंख्या थी वो परेशान हो चुकी थी, विच लेड टू फाइनली टू क्रिएट अ सिनेरियो जहां पर फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। और उसकी वजह से क्या इंपैक्ट हुआ? फ्यूडलिज्म खत्म होता है, सेकुलरिज्म शुरू होता है, रिपब्लिकन वैल्यू स्टार्ट होती है, सोशल मोबिलिटी स्टार्ट होती है। ये कुछ एग्जाम्पल है जिसके तहत हम देखते हैं धीरे धीरे सही, बट वी विटनेस दैट इन फ्रांस आफ्टर दिस रेवोल्यूशन थिंग्स चेंज डायरेक्टली। यहां अगेन यू हैव टू राइट डाउन सम पॉइंटर्स। क्या पॉइंटर्स आएंगे, किन चीजों को लिखना है कि जब आप एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हो तो आपको लिखना है यहां पर कि भाई क्या टैक्सेशन, टैक्स बर्डन आया, थर्ड स्टेट के ऊपर टैक्सेशन है, फ्रांस वॉर्स में इन्वॉल्व हो गया जिसकी वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस और बढ़ गई, फूड शॉर्टेज हो गया, फेमाइन आ गया क्रॉप फेलियर की वजह से, करप्शन बहुत ज्यादा था, इरिगेशन और बाकी चीजों पर उतना इन्वेस्टमेंट किया नहीं गया जितना करना चाहिए था। और इस मिसमैनेजमेंट की वजह से ही इवेंचुअली क्या होता है, पूरी फ्रेंच सोशो इकोनॉमिक ऑर्डर कोलैप्स कर जाता है और सारा दबाव आता है लोअर क्लास के ऊपर। जो सबसे नीचे की थर्ड स्टेट थी उसकी, वो तीनों जो आपके टॉप लेवल के लोग हैं उनको तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और ये बेचारे कब तक इसका दंश झेलते। इवेंचुअली दे
टेक अ स्टेप टुवर्ड्स रेवोल्यूशन, और आइडियोलॉजिकल रीजंस तो थे ही उनको विद्रोह करने के लिए। तो इस तरह आप इसको स्ट्रक्चर कर सकते हो। अब मैं बता दूं, एक जो अच्छा आंसर लिखा गया, मॉडल आंसर जो हम कह सकते हैं, जो बेहतर आंसर था वो ये था, जो पॉलिटिकल इन्होंने आंसर लिखा था, हु इज एंटाइटल्ड फॉर लीगल एड, असेस द रोल ऑफ नालसा इन इंश्योरिंग फ्री लीगल एड इन इंडिया। अब यहां इन्होंने एक कमी की है कि इनकी जो वर्ड लिमिट है इसको ब्रीच कर रहे हैं, पर इन्होंने इस क्वेश्चन में आप देख लो वर्ड लिमिट थोड़ा सा ब्रीच कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगा, बट जितना उनको लिखना था उस लिहाज से अगर आप देखो तो यहां हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन जब वो आंसर कर रहे हैं तो यहाँ आर्टिकल 39 ए का नाम लिख लिया, डीपीएसपी की बात कर ली, नालसा के बारे में और लिखा जा सकता था, रिस्ट्रक्चर थोड़ा कर सकते थे इसको, वो यहाँ पर कुछ आप चाहते तो बेहतर स्ट्रक्चर कर सकते थे। फिर सीएजी इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर ऑफ इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फर्दर कॉन्टेक्स्ट हाईलाइट द परफॉर्मेंस एंड चैलेंजेस ऑफ सीएजी इन इंडिया। ये कंपैरेटिवली बेहतर आंसर था जिसमें उन्होंने हाईलाइट भी किया। आप देखिए यहाँ पर आपको जितना हो सके हाईलाइट करना है, अगर आप अंडरलाइन करोगे तो इट विल गिव एनीवन हु इज लुकिंग एट योर आंसर अ बेटर पर्सपेक्टिव। तो प्लीज ये यू शुड फॉलो दैट। प्लस फ्लो चार्ट का भी एग्जांपल उन्होंने डाला है, दिस इज अ गुड आंसर इन दैट कॉन्टेक्स्ट। यहाँ आपने आरटीआई का रोल लिखा है, कैसे ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने में काम आता है। और फिर यहाँ दो लार्ज डेमोक्रेसीज हैं, इनके बेसिक टेनेंट्स ऑन विच द टू पॉलिटिकल सिस्टम्स आर बेस्ड, उसकी बात की गई है, रूल ऑफ लॉ की बात की गई, सेपरेशन ऑफ पावर की बात की गई। तो ये अच्छे आंसर्स थे जहां इन्होंने बेहतर आंसर्स लिखे हैं क्वेश्चंस के। सो आई रिकमेंड यू ऑल टू प्लीज राइट आंसर्स। अगर आप लिखोगे तो प्रैक्टिस बेहतर होगी और आपको मॉडल आंसर्स मिल ही रहे हैं, डिस्कशन उसके ऊपर हो ही रही है, सो यू गेट अ बेटर पर्सपेक्टिव अबाउट दीज थिंग्स विच आर बीइंग डिस्कस्ड। ठीक है, तो इसके बारे में आप अच्छे से एक बार देखिएगा। ठीक है, हम आते अपने आंसर की तरफ। द लास्ट आंसर, द क्रिटिकली एग्जामिन द एक्सटेंट टू विच जर्मनी एक्शंस कंट्रीब्यूटेड टू आउटब्रेक ऑफ 2 वर्ल्ड वॉर्स। 2 वर्ल्ड वॉर के पीछे जर्मनी का क्या रोल था? देखो, वर्ल्ड वॉर 1 की बात करें या वर्ल्ड वॉर 2 की बात करें, इन दोनों के पीछे जर्मनी का बहुत बड़ा रोल था। क्या रोल था? पहला, एक वहां पर एक टोटलिटेरियन रिजीम थी, वो भी एक कारण था। प्लस यहां पर चाहे हम नाजीज की बात करें, चाहे ट्रीटी ऑफ वर्साई की बात करें, चाहे उससे पहले जर्मन्स हंगर फॉर मोर कॉलोनीज इसकी बात करें, इन सभी कारणों से हम देखते हैं यहां पर डिवीजन होता है बहुत ज्यादा, और एक एग्रेसिव एक्शन जब जर्मनी द्वारा लिया जाता है जिसकी वजह से हमें ये दिक्कतें देखने को मिलती है। जर्मनी की जब आप बात करो, माफ कीजिएगा, तो यहां आप पहले लिखोगे क्या इनका रोल था, और क्या केवल उनका रोल था? ऐसा तो था नहीं, इसके पीछे कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिक्स थी। तो पहला आप देखते हो एग्रेसिव मिलिटरिज्म और आर्म्स रेस यहां पर हमें देखने को मिलती है। फिर ब्लैंक चेक डिप्लोमेसी हमें देखने को मिलती है, और एक शेलिफन प्लान और जो बेल्जियन न्यूट्रलिटी थी कि भाई आप इन्वेड नहीं करोगे बेल्जियम को, ऐसा माना जाता था कि भाई न्यूट्रलिटी रखनी है, उसका विरोध इन्होंने किया। इन्होंने जो जो एक्शंस लेने थे वर्ल्ड वॉर 1 में उसका पूरा विरोध किया। और बेसिकली ग्लोबल वर्ल्ड हिस्ट्री जब भी आप पढ़ते हो तो ये वो पीरियड है जिसको आप डिटेल में पढ़ते हो, तो इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि इस कॉन्टेक्स्ट को डिस्कस किया जाए कि वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हुआ, उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ, चाहे हिटलर का एक्सपेंशन की बात कर आप करो, कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करो, ये सब चीजें बदलती आपको दिखती हैं इन द सेकेंड पार्ट। तो क्या चीज थी जहां पे उनका रोल अकेले नहीं था, बाकी पावर्स का भी उतना ही रोल था जितना इंक्रीजिंग जियोपॉलिटिक्स ऑफ द रीजन ऑफ दिस रीजन क्रिएटेड अ सिनेरियो जिसकी वजह से वहां कॉन्फ्लिक्ट होना तय ही था। केवल जर्मनी का रोल नहीं था यहाँ पर, ब्रिटिश और फ्रेंच पॉलिसी प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट रशिया की मोबिलाइजेशन हो रही थी, ब्लैंक चेक दिया गया था ऑस्ट्रिया को, हालांकि ये पॉजिटिव है और वो नेगेटिव है कि कैसे इनकी वजह से नहीं हुआ। पहले भी आप देखो तो जर्मनी के आने से पहले भी, जर्मनी इतनी पावरफुल होती भी उससे पहले भी, यू हैड अलायंस सिस्टम गोइंग ऑन जहां पर बैलेंस ऑफ पावर की बात यहां पर चल रही थी। बैलेंस की वजह से यहां पर बहुत ज्यादा विद्रोह और विरोध अलग अलग कंट्रीज में ऑलरेडी हो रहा था। तो इसी कारणवश जर्मनी ऑब्वियसली वाज नॉट द कंट्रीज विच इज सोलली रिस्पॉन्सिबल। तो यहां पर आपको जो मिलिट्री अलायंस है उसका एग्जांपल आप दे सकते हो, कैसे वो उस प्रेशर में काम कर रही थी कि भाई उसके आसपास ऑलरेडी ट्रिपल एंटिटी का प्रेशर था, रशिया मोबिलाइज कर रही थी, फ्रांस अपना मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ा रहा था, रशिया के पास स्ट्रॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी थी वर्ल्ड वॉर 1 के आसपास। तो जब उनके आसपास की इकोनॉमीज और कंट्रीज पे इतना ज्यादा दबाव रहेगा, दे वर एक्सपेंडिंग मिलिटरली, तो दे वर अंडर कंसिस्टेंट प्रेशर कि भाई कुछ भी हो जाए हमें इतना तो कम से कम करना पड़ेगा ना कि हम अपनी मिलिट्रीज खड़ी रखें, कि केवल हम अपने मिलिट्री पे कोई खर्च ना करें, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो वो एक वजह थी, दे हैड सम ऑफ द ग्रीवांसेस व्हिच वर रियलिस्टिक, बट मोर और लेस जर्मनी ने एक मेजर रोल प्ले किया। ट्रीटी ऑफ वर्साई की बात कर लो, आप वर्ल्ड वॉर 2 की बात करें तो वहां बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं जिनको आप क्लियरली मेंशन कर सकते हो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट दे हैव बीन आल्सो सम रीजंस वेयर दे वर फोर्स्ड टू एक्ट इन दैट वे। वर्ल्ड वॉर 2 में तो आप कम भी जा सकते हो, वर्ल्ड वॉर 1 की बात यहां की गई है, तो वहां पर तो असेस करने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं। नाउ एक चीज का ध्यान हमें यहां रखना है, जब इस क्वेश्चन को देख रहे हैं ना, look at this question. In this question, what we witness that, sorry,
हाँ, इफ यू लुक एट इट, यहां पर आपको दोनों वर्ल्ड वॉर्स में जो उनका रोल था उसको डिस्कस करना है. सो यू हैव अ लिमिटेशन ऑफ 250 वर्ड्स. तो भावनाओं में बह के ये मत करना कि वर्ल्ड वॉर 2 पर ही सारे पॉइंट्स लिख देना है. यहां पर क्लियरली बात आप करो, क्रिटिकली एग्जामिन करने कहा गया है. सो इट मींस दैट यू हैव टू एनालाइज दैट हाउ नॉट ओनली दे वर रिस्पॉन्सिबल बट यस दे हैड अ रोल टू प्ले. सो इंट्रो में पहले आपने स्टैब्लिश कर दिया कि यस दे वर रिस्पॉन्सिबल बट दे वर ऑल्सो जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व विद इट. तो वो कॉन्टेक्स्ट आपने पहले सेट कर लिया. नाउ इन द बॉडी यू डोंट हैव टू मच टू राइट. आपके पास पॉइंट बहुत ज्यादा है, स्पेस बहुत कम है. सो यू कैन यूज अ फ्लो चार्ट टू एक्सप्लेन दैट डायमेंशन की कैसे एक के बाद चीजें घटती चली गई जो अभी तक हमने डिस्कस किया है. बट रिमेंबर यू हैव टू बैलेंस बोथ द साइड्स ऑफ थिंग्स. ठीक है, एक तरफ ही लेके मत चलना चीजों को, तभी जाकर आप इसको बैलेंस कर पाओगे. आई होप दैट इज वन थिंग विच यू आर अंडरस्टैंडिंग. क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 दोनों में जर्मनी का रोल यू रीड इन वर्ल्ड हिस्ट्री थॉरली. सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट रिमेंबर दिस. इसी में हम एनालिसिस की बात भी करें तो जो हमने वर्ल्ड वॉर 1-2 की बात की वहां पर एग्जांपल आ जाएगा. वर्ल्ड वॉर 2 में भी काउंटर आर्गुमेंट दिया हुआ, अपीजमेंट पॉलिसी है, कलेक्टिव सिक्योरिटी फेल हो चुकी थी. व्हेन नाजिज्म केम ऑलरेडी यू हैड इन इटली फासिज्म प्रिवेलिंग. जर्मनी में भी आप देखो जो सिस्टम था वहां चल रहा था कि कंट्रीज आर गोइंग फॉर एक्सपेंडिंग देयर कॉलोनीज. सो इट वाज सपोज टू हैपन. यहां पर ये मत समझना कि इस क्वेश्चन में आप नाजिज्म को डिफेंड कर रहे हो. दैट इज नॉट हैपनिंग. सो यू हैव टू बैलेंस इट आउट एंड अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट. ठीक है, तो इसका ध्यान आप यहां पे रख सकते हैं क्या क्या कहानी है. अब कंक्लूजन में जाए तो जर्मनी का रोल और जर्मन रोल इन इनिशिएटिंग कॉन्फ्लिक्ट वो उसको कम जरूर कर सकता था. ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो पावर्स थी जो इसको और कम कर सकती है, लेजिटिमेट कंसर्न थे उनके वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, उसको रिजॉल्व करते तो शायद वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी उतना पुश चीजों का ना करता. इसको भी समझने की हमें जरूरत है, तभी जाकर हम कह सकते हैं कि ये बेहतर तरीके से चीजों को सॉर्ट आउट किया जा सकता था. इसको अगर हम देखें तो ये हमने जो आज के क्वेश्चन है वो डिस्कस तो किए हैं, बट आई वुड रिकमेंड यू कि आप एक बार आंसर जब भी लिख रहे हो तो बेहतर तरीके से स्ट्रक्चर करना. अगर आप परफेक्टली आंसर नहीं भी लिखो तो इंट्रो, बॉडी, इसमें आपको लिखना है वाई एंड वाई नॉट एंड देन यू गो टू कंक्लूजन एस्पेक्ट. यहां पर आप एक फ्लो चार्ट लिखा सकते हो कि भाई किन किन कारणों से वॉर में जर्मनी क्यों अगर काउंटर मेजर्स लिए जाते तो बेहतर तरीके से इसको शायद रिजॉल्व कर सकती थी. ये कारण हम यहां से समझ सकते हैं. तो दिस वाज द डिस्कशन फॉर टुडे. याद रखिए आपको कल भी आंसर लिखने हैं, रेगुलर आंसर लिखने हैं, और जहां से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो है PWOnlyIS_practice group. ये आपका QR कोड, ये आप स्कैन करके वहां तक जा सकते हैं. चाहे इसके बारे में आपको डिटेल आंसर्स मिल जाएंगे, डिस्कशन भी होती है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस डे. आई होप you write all the answers. Thank you and have a nice day.